हेलो। नमस्कार भाई सभी लोगों को। आ जाओ फटाफट से कमेंट में। क्या भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। अबे ले दिमाग चले गया। मैं कुछ सोच रहा था मैं। कल की क्लास से कोई समस्या, कोई दिक्कत, तकलीफ, तकल्लुफ है? कोई दर्द, पीड़ा? हेडिंग डालो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। देख रहे हो तुम्हारे भाई की कलाकारी? हाँ, हल्के में ले जाते हो तुम, हाँ? क्या भाई? देखो, ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक नहीं कराया था बेटा, वो कल अटलांटिक कराया था, पैसिफिक नहीं था। हो सकता है हम हेडिंग अगर गलती से डाल भी दिए हो तो करेक्शन कर लेना। पैसिफिक ओशियन ये है। दोनों जलधाराएं ऐसे बनेगी। ठीक है, यहां से फिर इसका एक भाग ऊपर जाएगा, इसका एक भाग नीचे जाएगा। यहां से ऊपर से एक ठंडी जलधारा आएगी, फिर ये ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट बनेगा, ये नीचे आ जाएगी, यहां से ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। अब मुद्दे की बात आती है, इनका नाम क्या है? देखो ध्यान से। गलत है। क्या गलत है बेटा? क्या गलत है? इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसका नाम क्या होगा? ये होगा इक्वेटोरियल करंट। ये भी होगा इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, यहां से ये करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो इसे कहा जाता है क्यूरोशियो करंट। क्या कहा जाता है इसको? क्यूरोशियो की धारा ऊपर से जो आती है उसे कहा जाता है क्यूराइल करंट। इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट या प्रवाह।
इसी कहा जाता है किनारी करंट। ठीक है, चलिए। इधर की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, ये है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है ड्रिफ्ट। कौन है वे? इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है पेरू करंट। बाबू ये नाम लिखना सारे, फिर इनके बारे में जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो लिखाता हूं मैं। ठीक है। हेलो। देखिए ईशांत नाम से एक लड़का है, ये डेली की डेली क्लास में कमेंट करता है, डिस्टर्ब करता है। कल भी इसके कमेंट आ रखे थे और आज भी लगातार आ रहे हैं कि क्लास रिकॉर्डेड है क्या। इसके ना सारे बैचेस के कमेंट ब्लॉक करा दो। हाँ, क्योंकि ये पता नहीं स्टूडेंट है कौन है, डेली की डेली डिस्टर्ब करता है। या फिर एक काम करो, इसका बैच ही ब्लॉक करा दो। ठीक है। हाँ 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 हाँ, बता, मैं बोल रहा हूँ ना, करा दो ब्लॉक। ठीक है। ओके। हाँ जी, आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, इसमें ठंडी धारा कौन सी है, गर्म कौन सी है। वैसे कायदे में तो बेटा आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि कौन सी ठंडी कौन सी गर्म है ना? क्यों? क्योंकि जो नीचे से ऊपर जा रही है वो गर्म होगी, और जो ऊपर से नीचे आ रही है वो ठंडी होगी। आगे बात समझ में? जैसे ये है, ये कैसी होगी, गर्म होगी। ये नीचे से ऊपर जा रही है, ये कैसी होगी, ये भी गर्म होगी। लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रही है तो ये कैसी होगी, ठंडी। ये कैसी होगी, ये भी ठंडी। ये प्रवाह कैसा होगा, ठंडा। और ये भी कैसा होगा, ठंडा। ये भी जलधारा कैसी होगी, ठंडी होगी। आगे बात समझ में? ये कैसी होगी, ठंडी होगी। अब ध्यान से सुनना, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो गल्फ स्ट्रीम है उसे यूरोप का कंबल कहा जाता है, सबसे गर्म जलधारा है, सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो गल्फ स्ट्रीम है ना, उसमें एक पॉइंट और क्या बताया था मैंने, हाँ, एक पॉइंट एक और बताया था मैंने आपको कि जो गल्फ स्ट्रीम है ना उसे यूरोप का कंबल कहा जाता है, लेकिन वो अटलांटिक ओशियन में बनती है। वहीं अगर हम क्यूरोशियो की बात करेंगे तो सेम वही सारे काम ये कर रही होती है, गर्मी वाले, लेकिन ये प्रशांत महासागर में बनती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम ऑफ पैसिफिक ओशियन। इसे प्रशांत महासागर की
गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है। पेरू की जल धारा की अगर मैं बात करूंगा तो इसके बारे में इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, देखो ध्यान से। इसका एक और नाम है पेरू की धारा का। ठीक है, पेरू की धारा का एक और नाम है। पेरू या हम्बोल्ट करंट। ठीक है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि ये कैसी करंट है, ये है कोल्ड करंट। ठंडी धारा है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये जब ठंडी धारा बनती है ना तो इसकी वजह से ड्रॉट पड़ता है कहां, चिली और पेरू में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो ये हम्बोल्ट करंट होती है इसको एक करंट रिप्लेस कर देती है। आगे बात समझ में। और उस करंट का नाम है अल नीनो, जो आपको क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ाई थी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इट रिप्लेस्ड बाई अल नीनो। ये अल नीनो द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। ओके बेटा, अब हम लोग लास्ट यूनिट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है जिस यूनिट का नाम है कॉस्मोलॉजी। ओके, आप इसको नोट करेंगे, फिर कॉस्मोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ जी, हेडिंग डालो यूनिवर्स। सबसे पहली बात, यूनिवर्स होता क्या है? ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, समझा रहा हूं मैं। आपसे अगर ये पूछा जाता है यूनिवर्स होता क्या है, तो तब आपका आंसर होगा सर यूनिवर्स का मतलब है जो सब कुछ जिसमें आ रहा है। ठीक है, क्या क्या यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे यूनिवर्स की बात करूंगा तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें सेलेस्टियल बॉडीज आएंगी। इसमें स्पेस आएगा। एनर्जी आएगी। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या क्या आता है? एक आता है इसमें आकाशीय पिंड। हाँ जी। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सेलेस्टियल बॉडीज, अंतरिक्ष और ऊर्जा। अगर मैं बात करूंगा आपसे सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय पिंड का मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्त इसका मतलब होता है, देखो ध्यान से, आसमान में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आगे बात समझ में, आसमान में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और वो नेचुरल है, दैट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जैसे कि स्टार है, प्लैनेट है ना, कॉमेट्स हैं, आगे अगर हम बात करेंगे तो सैटेलाइट्स हैं, बट नेचुरल सैटेलाइट्स। आगे बात समझ में, तो याद रखना, आकाशीय पिंड का मतलब क्या होगा? ऑल नेचुरल बॉडीज ऑफ द स्काई। आसमान की प्राकृतिक वस्तुएं। आगे इसमें स्पेस भी होगा, एनर्जी भी होगी। तो ये समग्र रूप जो है ना, इसी को यूनिवर्स कहा जाएगा। ठीक, इन्हीं को क्या कहा जाएगा? यूनिवर्स कहा जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन क्या होगी? यूनिवर्स इज द accumulation of celestial body, space and energy। ठीक है,
ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष, ऊर्जा का समग्र रूप है। सही है, इन सब का क्या है? समग्र रूप है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, समझना। ब्रह्मांड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी स्टडी का दौर कब शुरू हुआ? अध्ययन इसका कैसे शुरू हुआ? अध्ययन पे सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉलेमी। जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? टॉलेमी था। टॉलेमी नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड की अध्ययन की शुरुआत की। और ब्रह्मांड का जो अध्ययन इन्होंने शुरू किया वो किस रूप में शुरू किया? इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी और उस हाइपोथेसिस को इन्होंने कहा, क्यों? एक मिनट का टाइम दो यार, गोपाल सर बुला रहे हैं। हाँ जी। टॉलेमी की अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी इसे जियोसेंट्रिक कहा गया। ठीक है ना? इस हाइपोथेसिस को क्या कहा गया? जियोसेंट्रिक। ये हो रहा है शायद। जियोसेंट्रिक का मतलब होगा भूकेंद्रीय। तो इस भूकेंद्रीय अभिधारणा में पता है इन्होंने क्या दिमाग लगाया? एकदम बिल्कुल देसी दिमाग से सोचा। इन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, आप खुले आसमान में खड़े हुए? बोले जी बिल्कुल खड़े हुए हैं। आप क्या देखोगे? आप एक बात बताओ, जब आपने सूर्य को निकलते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। किधर निकलता है? ईस्ट में निकलता है। बोले हाँ जी। दोपहर को कहां होता है? कह रहे सर के ऊपर होता है। शाम को कहां होता है? कह रहे पश्चिम में। गति किसने की? कह रहे हमने गति की या सूर्य गति करता हुआ दिखता है? मैं कह रही जी सूर्य गति कर रहा है। बोले वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि जो अर्थ है यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी कहां पर है? केंद्र पर है। और सूर्य क्या कर रहा है? तो इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो परिक्रमा कर रहा है। ये बात किसने बताई? टॉलेमी ने बताई। और ये कब बताई? ये बताई थी 140 एडी में। देख रहे हो कितनी पुरानी बात है? 140 एडी में ये बात बताई। इसके बाद मजे की बात तो ये है कि 1543 तक हम इसी भ्रम में जीते रहे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। 1543 में एक हाइपोथेसिस आई जिसे कहा गया हेलियोसेंट्रिक, और हिंदी में इसको कहा गया सूर्य केंद्रीय। क्या कहा गया? सूर्य केंद्रीय। इसने कहा, टॉलेमी ने कि सॉरी कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र पर है। परिक्रमा कौन कर रहा है? परिक्रमा पृथ्वी कर रही है। मजा आ रहा है? कमेंट करो फटाफट से। फिर आए एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीली। इन्होंने बनाई एक दूरबीन। दूरबीन जानते हो? ऐसे करके देखा इन्होंने। टेलीस्कोप बनाया। क्या बनाया इन्होंने? टेलीस्कोप।
दूरबीन से इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था? पहले ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, पूरा नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो गौर से सुनना मेरी बात को। इसके लिए मोस्ट ऑथेंटिक जो थ्योरी मानी जाती है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा क्या सिद्धांत है ये। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा, ये मतलब सिद्धांत दिया किसने था? जॉर्ज लेमेंटर ने। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर ने ये वाला जो सिद्धांत है ये दिया था। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये कैसे बना हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पी हब्बल नाम के वैज्ञानिक थे। पी हब्बल ने यह कहा था कि दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। इस बात को ऐसे समझो कि यह है, पी हब्बल का कहना था कि ये ऐसे यूं फैल रहे हैं, ऐसे हैं ये, ऐसे यूं बढ़ते जा रहे हैं, आज यहां पर हैं। तो पी हब्बल का यह कहना था कि एक स्टेज ऐसी भी तो रही होगी जब ये एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, एक दूसरे के करीब रहे होंगे, एक दूसरे के नजदीक रहे होंगे। बोले हाँ बिल्कुल होगी। तो फिर हम उस इनिशियल स्टेज को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? तो इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि एक कंडीशन ऐसी थी जब पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट था। पूरे के पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था, और जब पूरे के पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था तो इसी बिंदु को इन्होंने क्या नाम दिया था? इसको इन्होंने नाम दिया था सिंगुलैरिटी। इसको इन्होंने सिंगुलैरिटी नाम दिया था और इसी को कहा गया था विलक्षणता।
क्या कहा गया था इसको? सिंगुलैरिटी या विलक्षणता कहा गया था। इन्होंने कहा कि फिर यहां पर जो मास कॉन्सेंट्रेट था उस मास में सबसे पहले ग्रेविटेशन इंक्रीज हुआ। ग्रेविटेशन इंक्रीज होने के बाद इसमें ब्लास्ट हुआ, और जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो पूरा का पूरा मटेरियल इधर उधर फैला, एक्सपेंड किया इसने, और एक्सपेंड करने के बाद में आगे चल करके यही ग्रह और तारों में बदल गया। यानी कि हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड बना हुआ है वो एक विस्फोट के बाद बना हुआ है, और ये विस्फोट जो हुआ था वो ब्रह्मांड में जो डार्क मटेरियल है उसमें हुआ था। अब मैंने कहा कि मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि आगे अगर हम बात करेंगे और डिटेल में, आप इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा चैम्बरलेन ने अगर अलग सिद्धांत दिया, लाप्लेस ने अलग कहा, वो सारा हाइपोथेटिकल था। लेकिन ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसको एक स्विट्जरलैंड के जेनोवा में अंडरग्राउंड टनल में एक लैब बनाकर उस लेबोरेटरी में इसको प्रूव किया जा चुका है, तो इसलिए इसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। और अगर हम सारे के सारे सिद्धांत को समराइज कर दें तो उनका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि पूरे के पूरे इस पूरी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अंत नहीं होना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अजय और अमर है। हर किसी का सब कुछ एक न एक दिन नष्ट होना ही होना है। आज जो हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है, एक लिमिट ऐसी आएगी कि ग्रेविटेशन इस पर रोक लगा देगा और फिर से ये सिकुड़ना शुरू कर देगा, सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा, इतना ज्यादा सिकुड़ जाएगा कि फिर से ब्लास्ट कर जाएगा, फिर से फैलेगा, फिर से सिकुड़ेगा, और साइक्लिक ऑर्डर में यही चलता रहेगा। ऐसा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स ओरिजिन का कहना है। कमेंट में आ जाओ, वैसे मजा नहीं आएगा। अभय पटेल कह रहे हैं सर आप रिकॉर्डेड क्लास को लाइव करके चलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप अभय प्रताप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। आपको तो नासा में होना चाहिए, यहां तो गलती से हो आप। और पता ही इस बात को कब कह रहे हैं? जब मैं बिग बैंग का सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहा था तब इनकी इस बात के दर्द उठे हुए थे कि रिकॉर्डेड को ऐसे चला देते वैसे चला देते। बेटा मत सोचो इतना, समझ रहा ना, मैंने कल भी समझाया था। टू द पॉइंट हमें फोकस रखना चाहिए। भाई आप एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं, मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूं, लाइव पढ़ा रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है उससे? एग्जाम देने जाओगे कोई पूछेगा तुमसे कैसे पढ़े हो? आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो, उसी क्लास में डिस्कस करो। आगे बात समझ में? उग जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ, बच्चा बुद्धि से बाहर निकलो। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया ऑल मास ऑफ कॉस्मोस was concentrate at a single point। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? एक बिंदु पर केंद्रित था। इस केंद्र को इन्होंने क्या नाम दिया? सिंगुलैरिटी, यानी कि विलक्षणता कहा। इन्होंने कहा कि इसमें डेंसिटी इंक्रीज हुई। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से फिर
इसमें ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट को कहा गया था बिग बैंग। ठीक है, यानी सबसे पहले इसका घनत्व बढ़ा, फिर इसमें इसने सिकुड़ना शुरू किया, और फिर इसमें विस्फोट हुआ। ठीक, विस्फोट के बाद में फिर क्या हुआ, पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट मास जो द्रव्यमान था, वो मैटर था, वो फैलना शुरू हुआ। ठीक है, द्रव्यमान का विस्तार हुआ। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले इन्फ्लेशन जो हुआ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ इसमें। अंडर 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर, 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया शुरू हो गई थी। फिर इसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ। सीधा आप ये लिखो इसमें। इसके बाद में फिर क्या हुआ, स्टार एंड प्लेनेट, या सीधा लिख देते हैं सेलेस्टियल बॉडी, और सिंपल कर लो। आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ। कर दो नोट। हो गया। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल।